हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो वैकेंसी कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1275 पोस्ट पे, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने सीट पे किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी दिया गया है, कितना एज होना चाहिए आपका, फॉर्म के डिटेल के बारे में जानेंगे, एग्ज़ाम कितने चरण में होता है उसके बारे में, सिलेबस क्या होगा, कैसे फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया आपको पास करना होगा, क्या कटअप जा सकता है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर चीज़ बताने वाला हूँ बिहार दरोगा के बारे में। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और ऑलरेडी मैंने बिहार पुलिस से रिलेटेड और बिहार दरोगा का इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है मैंने पहले से ही डालना स्टार्ट कर दिया है, 10-15 दिन पहले से मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वो जाके आप प्रैक्टिस सेट चेक कर ले। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी मैंने बिहार दरोगा का डाला हुआ है 2021 और 22 वाला, तो वो भी जाके आप जरूर देखें। आज से मैं रेगुलर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट अच्छे कोचिंग सेंटर का, जैसे रहमान सर हो गया, ज्ञान बिंदु हो गया, इनका प्रैक्टिस सेट डेली आपको डालूंगा, और खान सर का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट और प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के माध्यम से मेरे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बिहार दरोगा एसआई या सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2023, इसका नोटिफिकेशन 30 तारीख के शाम में जारी किया गया है। 1275 पोस्ट है टोटल। जैसे कि पहले से न्यूज़ में या एडीजी सर का जो लाइव था, इंटरव्यू था, उसमें भी वो बार बार कह रहे थे कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में निकाल दिया जाएगा, लेकिन सितंबर के लास्ट जो दिन था कल 30 तारीख को ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। तो उसी के बारे में हम लोग बताने वाले हैं, दरोगा क्या सिलेबस है, कितने कैटेगरी में कितना पोस्ट है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, फॉर्म अप्लाई का डेट 5 अक्टूबर से है, यानी आज से 5 दिन बाद आपका फॉर्म अप्लाई का डेट स्टार्ट हो जाएगा। और 5 नवंबर 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट भी बनाना अनिवार्य है, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा या गलत डॉक्यूमेंट आप डालेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको प्रॉब्लम होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सब छोटी बात है लेकिन मोटी बात है, ये सब पे ध्यान देना ज़रूरी है। फी क्या है, जनरल हो गया, बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास में BC1 BC2 दोनों आते हैं, EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन, और अदर स्टेट वाले को 700 रुपये आपको देना होगा। जो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिलअप करेंगे उनको 700 रुपये लगेगा। ST/SC या फ्रीडम फाइटर से जो है या ट्रांसजेंडर है उनको 400 रुपये ही देना होगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है, महिलाओं के लिए कितना सीट है, ST/SC BC के लिए क्या सीट है, उसके डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। टोटल पोस्ट जो है आपका 1275 टोटल पोस्ट है। उसमें से जनरल का जो पोस्ट है, ठीक है, ये मेल के लिए है, पुरुष के लिए है। जनरल का जो पोस्ट है 441 पोस्ट है पुरुषों के लिए। EWS मतलब जनरल में जो आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनका पोस्ट है 111। ये पुरुषों का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ महिलाओं का नीचे है। तो ये पुरुष में अपने कैटेगरी में सीट देख लीजिए। BC बैकवर्ड क्लास वालों का 107 सीट है। EBC का जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास BC2 जिसमें आते हैं 238। उसके बाद ST मतलब शेड्यूल कास्ट, SC है शेड्यूल कास्ट वालों का 275 सीट है। ST वाला का देख रहे हैं, ST वालों को 16 सीट दिया गया है। SC वाले का अच्छा खासा सीट है 275। देखिए बिहार में जो है 35% आरक्षण दिया गया है स्पेशली BC मतलब बैकवर्ड क्लास महिलाओं के लिए। तो 82 सीट BC महिलाओं के लिए, रिजर्व है 82 सीट। और ट्रांसजेंडर जो है थे, ट्रांसजेंडर के लिए, किन्नर समाज के लिए, उनको लिए भी 5 सीट ये रिजर्व किया गया है, चाहे वो पुरुष हो या महिला ट्रांसजेंडर में, ठीक। फीमेल का सीट होता है 65 जो है आरक्षण है महिलाओं का। तो उसमें है जनरल में 153 सीट है महिलाओं का, ठीक है। उसके बाद EWS में महिलाओं का सीट है 34 रिजर्व है महिलाओं के लिए। BC कैटेगरी में 36 रिजर्व सीट है महिलाओं के लिए। EBC में 75 सीट। उसके बाद SC में 66 सीट महिलाओं का है, और ST में 4 सीट। यानी आप टोटल ये 8 कर लीजिएगा, ये इतना टोटल को पुरुष और महिलाओं का, तो 1275 पोस्ट आपका होगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा खासा सीट देख रहे हैं आपको, इसमें ST में दिया गया 275 में। और BC वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, 107 सीट है, तो आप जनरल में भी कम्पीट कर सकते हैं। अगर आप जनरल का कटअप आएगा आपका या जनरल के अनुसार मार्क्स आएगा तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं टोटल पोस्ट मेल, जो यहाँ पे ये पुरुषों का जो था यहाँ पे टोटल पोस्ट 441, 111, 107 ये सब ऐड करिएगा तो टोटल
पुरुष का सीट कितना हो जा रहा है 825 और टोटल महिलाओं का सीट ये सब ऐड करके ये और ट्रांसजेंडर का ऐड करके आपका सीट है 450। तो अच्छा खासा सीट दिया जा रहा है आपको, कम से कम आधा सीट आपको मिला, 35% के आसपास है तो 450। तो महिलाओं को भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, लड़कियां जम के मेहनत करें, ठीक है। आपका कटअप भी कम जाएगा, सीट भी अच्छा खासा है आपके लिए और रिजर्व सीट है। तो 450 सीट महिलाओं के लिए है 1275 में, और बाकी जो बचा हुआ सीट है 825 पुरुषों के लिए है। कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए? एज लिमिट मतलब आपका जो है 1 अगस्त 2023 तक आपका एज हो जाना चाहिए 20 साल। एज आपका कब से काउंट होगा? 1 अगस्त 2023 तक आपका 20 साल पूरा जाएगा। तो आप मिनिमम एज 20 साल हो, चाहे वो पुरुष या महिला हो, 20 साल आपका एज 1 अगस्त 2023 तक पूरा जाना चाहिए। अगर आपका 2-3 दिन बाद पूरा है तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आरक्षण भी दिया गया, जो मैक्सिमम एज है किसी का 35 से 40 साल है, तो वो मैं डिटेल में आगे से बताऊंगा किस आरक्षण में किस कास्ट में कितना सीट है। लेकिन आपका जो मिनिमम एज है वो हर कास्ट में, हर कैटेगरी में मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए। एक जो एज आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2023 तक, यानी 1 अगस्त 2023 तक आपका 20 साल पूरा गया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर 2 या 3 को भी, एक को आप पूरा है, जैसे 2 अगस्त को आपका पूरा है या 3 अगस्त को, तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, यानी आपका 20 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है 1 अगस्त 2023 तक। क्लियर है? ग्रेजुएशन का डिग्री मतलब ग्रेजुएशन आपका हो जाना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। 1 अगस्त के बाद जिसका भी डेट मेंशन है ग्रेजुएशन के डिग्री में, 1 अगस्त के बाद का डेट है, सितंबर का है या 2, 3, 4 अगस्त का है, तो आपका एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप तो फॉर्म एग्जाम में तो बैठ जाएंगे प्री का, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन डिग्री हो जाना चाहिए आपका 1 अगस्त 2023 चाहिए ग्रेजुएशन का डिग्री, या उसके अनुसार आप बीटेक कर रहे हैं या कोई ग्रेजुएशन के समान कोई डिग्री कर रहे हैं बीटेक, तो आप बीएससी ये सब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बीटेक वाले, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल का जो डिग्री कर रहे हैं। क्लियर है? देन उसके बाद आते हैं जनरल मेल एज क्या होना चाहिए। जनरल में पुरुषों का एज, यहाँ मैं अब कैटेगरी वाइज बताऊंगा इसमें कितना एज होना चाहिए, महिलाओं का, बीसी का, एसटी का, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जनरल जो पुरुष हैं उनका एज होना चाहिए मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम 37 साल। ये सिर्फ पुरुषों का जनरल में 20 से 37 साल, और एज जो होगा 1 अगस्त तक आपका 20 साल पूरा जाना चाहिए, ठीक है। और 37 साल, अगर आपका 37 साल के आप कब तक हैं, 1 अगस्त 2023 तक आपका 37 साल है तो ठीक है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा एज हो जा रहा है तो आप नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही आपका 37 साल पूरा जा रहा है तो नहीं हो पाएगा। बीसी, ईबीसी, ऑल फीमेल, यानी बीसी महिला और पुरुष दोनों के लिए, ईबीसी महिला और पुरुष दोनों के लिए, और ऑल फीमेल मतलब फीमेल महिला और पुरुष दोनों के लिए। जनरल का जो है, जनरल का सिर्फ पुरुष के लिए था 20 से 37, लेकिन जनरल में जो महिलाएं हैं और ईबीसी में पुरुष महिला, बीसी में ई महिला, उसका क्या है 20 से 40 साल का एज होना चाहिए। मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। तो बीसी में पुरुष महिला का, ईबीसी में पुरुष महिला और महिला जनरल का एज क्या दिया गया है 20 साल से 40 साल तक। एसटी एससी में महिला और पुरुष दोनों का एज होना चाहिए 20 साल, 2 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है, 42 साल एज है। पुरुष और महिला दोनों का एसटी एससी में 42 साल मैक्सिमम एज। ट्रांसजेंडर का भी जो है, जो 5 सीट उनका स्पेशली रिजर्व है, नहीं तो वो जनरल में भर सकते हैं, उनका 20 से 42 साल तक उनका एज होना चाहिए। मिनिमम सबका एज है मिनिमम 20 साल हर कैटेगरी में, लेकिन मैक्सिमम में अंतर है। जनरल का 37 साल है पुरुषों का, बीसी ईबीसी महिला और पुरुषों का 40 साल, और जनरल महिला का भी 40 साल मैक्सिमम एज। एसटी एससी महिला पुरुष का 42 साल मैक्सिमम है, और ट्रांसजेंडर का भी 42 साल मैक्सिमम एज। और नीचे है देख लीजिए, एक्स सर्विसमैन, मेन या फीमेल जो भी हो 3 साल अगर वो अपना सर्विस दे चुके हैं या 3 साल से जॉब कर रहे हैं बिहार सरकार के अंडर, तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सन मिलेगा एज पर देयर मैक्सिमम एज लिमिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जनरल कास्ट से बिलोंग करता है, वो इंसान, वो लड़की या वो पुरुष जनरल कास्ट से बिलोंग करता है, और अगर उसका 37 साल हो गया है लेकिन वो 3 साल से ज़्यादा है, अगर वो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो वो एक्स सर्विसमैन के तहत उसे और 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, यानी 37 + 5, यानी वो 42 साल तक उसका मैक्सिमम एज काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये मैंने एज के बारे में आपको क्लियर कर दिया। अब आपको सिलेबस और सिलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या आप पहले भी फॉर्म फिलअप किए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि क्या सिलेबस है और क्या एज होना चाहिए,
कितने तक एज आपका पूरा जाना चाहिए, तो ये हर डिटेल आपको जानकारी होना चाहिए। जिनको भी जानकारी नहीं है तो प्लीज़ पूरा को वीडियो को पूरा देखें, तभी आपका जो डाउट है क्लियर हो पाएगा। और सिलेबस के बारे में तो आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 1 महीने फॉर्म फिलअप का टाइम मिला है, उसके बाद ही आपको 1 से 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अभी आपको जम के मेहनत स्टार्ट कर देना है, रेगुलर तैयारी करना है, डेली प्रैक्टिस सेट आपको रिवाइज करना है। और ऑलरेडी मैं डेली अच्छे ज्ञान बिंदु का हो गया, रहमान सर का हो गया, खान सर का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी 10 दिन पहले से ही डालना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में फॉर्म आ जाएगा। तो 30 तारीख को ही नोटिफिकेशन आ गया है, 30 सितंबर को। तो प्लीज़ आप जाके वो देख ले। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी मैंने डाला है 2 साल का, 22 और 21 का, तो वो भी देखिएगा, तो आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न है। और कभी कभी क्वेश्चंस भी जीके जीएस का मैच होता है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आई बटन पे दे दूंगा, या प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि हर अपडेट और डेली प्रैक्टिस सेट में डालूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपडेट मिलते रहेगा, वो भी लेटेस्ट और प्रैक्टिस सेट, क्योंकि टाइम बचिएगा नहीं ज़्यादा एग्जाम के लिए। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में प्री टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, फिर उसके बाद फिजिकल एग्जाम होता है। पहले आपको प्री एग्जाम देना होगा, प्री एग्जाम में जो पास होंगे उसका मेंस में एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम में जो क्वालिफाई हो जाएंगे, जो कट ऑफ आएगा उसके अनुसार क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फिजिकल एग्जाम देना होता है। फिजिकल एग्जाम में जो भी रनिंग होता है या हाई जंप लॉन्ग जंप होता है, उसमें बिहार पुलिस की तरह मार्क्स नहीं होता है। बिहार पुलिस में रनिंग में मार्क्स होता है, जैसे 50 मार्क्स का दौड़ होता है, हाई जंप होता है 30 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, तो इसमें मार्क्स नहीं रहता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है उसे आपको पास करना होता है। फिजिकल में बिहार दरोगा में कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है, लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करना, पास करना अनिवार्य होता है। उसके बाद सिंपल सा एक मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर ज्वाइनिंग होता है। लेकिन मैनुअली ये 3 चीज़ आपको एग्जाम प्रक्रिया फॉलो करना होता है। देन उसके बाद है दोस्तों प्री एग्जाम सिलेबस। प्री एग्जाम में आपका क्या सिलेबस रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या मार्क्स रहेगा, कितने घंटे का एग्जाम होता है, क्या निगेटिव है, उसके बारे में बताऊंगा। 100 क्वेश्चंस होता है। 100 क्वेश्चंस आपका 200 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। 2 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। निगेटिव क्या है, 0.2, यानी एक गलती करेंगे तो 0.2 मार्क्स कटेगा आपका, यानी 5 गलती पे 1 मार्क्स ही कट रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको कि हर क्वेश्चन टच करके आना है, तुक्का भी मार के आना है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 गलती करेंगे तो 1 मार्क्स ही कटेगा आपका, तो घबराना नहीं है। सिलेबस क्या है, जीके जीएस पूछता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सामान्य ज्ञान, फिजिक्स, साइंस, विविध। जीके जीएस से क्वेश्चंस रहेगा और करेंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ इसमें नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो 4-5 क्वेश्चन। रीजनिंग नहीं रहता है, तो जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करना आपको। जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री में एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, फिर विविध हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछ देता है। फिर जीके जीएस में आपका समान अध्ययन आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको साइंस में पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सब पे पूरा फोकस करना है। फिर उसके बाद करेंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, और जो एग्ज़ाम में प्री का एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन से दिया जाएगा, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, जो प्री पास करेंगे उनका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं मेंस एग्ज़ाम में। एक होता है जनरल हिंदी का, नॉर्मल हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। 100 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होगा, इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 2 आवर का टाइम मिलेगा। निगेटिव भी सेम है, 0.2 निगेटिव 1 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आप गलत होता है तब 1 मार्क्स आपका कटता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 0.2 मार्क्स ही कटेगा मात्र। और ये क्वालिफाई होता है, इसमें पास करना होता है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है मेंस के एग्जाम में, बस इसको क्वालिफाई करना है आपको। कम से कम 30% आपका मार्क्स रहेगा, यानी 100 पे आपका 30 और 200 पे कम से कम 60 आपका नंबर होना चाहिए, 30%, तभी आप हिंदी में क्वालिफाई कर पाएंगे। आप हिंदी अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका कटअप नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें मार्क्स इसका ऐड नहीं होता है। उसके बाद है जो मेन पेपर होता है मेंस का, उसमें होता है जीके पूछा जाता है आपका, जनरल साइंस आता है, और मैथ के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5-6 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं। इसका मार्क्स आपका, इसी के मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, आपका मेरिट बनेगा। 100 क्वेश्चंस रहता है, सेम है 200 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 0.2 नेगेटिव, सेम है, वही पैटर्न है आपका, लेकिन इस पे ही आपका जो है कटअप बनेगा। तो उस पर पूरा फोकस करना आपको। जो सेकेंड पेपर होगा आपका मेंस का, हिंदी बस क्वालिफाई है, हिंदी नॉर्मल पढ़ के आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा नॉर्मल,
तो आपको क्वालिफाई कर लेना है। लेकिन आपको जो दूसरा पेपर होता है मेंस का, इस पर फोकस करना है। सिलेबस जो है जीके है, जीएस है, मैथ है, इस पर फोकस करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कटेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आपको अगर इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों, क्योंकि 1275 सीट है, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत वेट कर रहे थे स्टूडेंट, सारे बहुत इंतजार में थे बिहार दरोगा वाला। तो ग्रेजुएशन जिनका 1 तारीख तक कंप्लीट हो गया, 1 अगस्त 2023 तक, वो सारे फॉर्म फिलअप करें। अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिहार सरकार इस बार बहुत ही अच्छी वैकेंसी दे रही है, चाहे वो बिहार पुलिस के लिए हो, बीएसएससी हो या बिहार दरोगा। फिर अगले साल भी वैकेंसी आने वाला 24 में, तो अगले साल जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन इस बार जो चांस मिला इसको मिस नहीं करना है। प्रक्रिया भी जल्दी होगी तो आपको और अच्छा रहेगा कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप बीएसएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, चाहे आप दरोगा का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं 5 तारीख से, तो जो भी कर रहे हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी बीएसएससी और बिहार दरोगा का ऑलरेडी मैंने हर चीज़ डाला हुआ है। बीएसएससी का भी मैंने डिटेल बताया है, क्या सिलेबस है, क्या कटअप गया था पिछला साल, कैसे तैयारी करना है, क्या डॉक्यूमेंट, क्योंकि बीएसएससी में डॉक्यूमेंट बहुत मायने रखता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना जरूरी है, उसका भी वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है। तो वो सब जाके आप देख ले, क्योंकि बीएसएससी का फॉर्म में डॉक्यूमेंट आप गलत डाल देते हैं तो एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आता है। फिर बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से जांच होता है। तो एग्जाम क्लियर करने के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, एक भी डॉक्यूमेंट आपका गलत है या 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो बीएसएससी के बारे में मैंने बताया है, क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना है और कैसे आपको तैयारी कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम पास कर पाएँ और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं डेली प्रैक्टिस सेट दरोगा और बीएसएससी का डालूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। फिर देखते हैं नीचे क्या है दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो रिजल्ट बनेगा, जैसे 1275 सीट है तो जितना भी रिजल्ट बनेगा 20 गुना बनेगा, यानी 1275 का 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी लगभग 25,500 सिलेक्शन होगा बच्चों का। इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, यानी 1275 का 20 गुना रिजल्ट प्रीलिम्स में जो बैठेंगे 20 गुना रिजल्ट उसका दिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। मेंस एग्जाम का रिजल्ट जो होगा 1275 का 6 गुना दिया जाएगा, मतलब वैकेंसी का 6 गुना, यानी 7,650 बच्चों का सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए। तो ये सब ध्यान में रखना है। पहले तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 25,500 बच्चों का सिलेक्शन होगा जो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। और जो मेंस एग्जाम में जो बच्चे, कितने बच्चे का रिजल्ट बनेगा, लगभग 76,500, यानी 6 गुना बच्चों का रिजल्ट बनेगा फिजिकल एग्जाम के लिए। उसके बाद आते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए आपको, क्योंकि फिजिकल इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इस पर यहीं आपका रिजल्ट बनेगा। मार्क्स तो नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका रनिंग है, हाई जंप है, जितना भी आपको है टाइमिंग के अंदर कितना दूर कूदना है आपको, वो क्वालिफाई करना अनिवार्य। नहीं कीजिएगा रिजल्ट आपका नहीं बनेगा, आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, हाइट सबसे पहले आता है। हाइट कितना होना चाहिए पुरुषों का, ST SC वाले का जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वालों का 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इससे कम होगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप छट जाएंगे फिजिकल में। जनरल OBC एंड अदर, ठीक है, अदर कास्ट वाले जो भी हैं, जनरल OBC और अदर वाले ST SC को छोड़ के 165 सेंटीमीटर, यानी 165 सेंटीमीटर जनरल वाला। OBC में जो भी है BC1 या BC2 या अदर जो भी कास्ट ट्रांसजेंडर ये, उनका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे कम होगा आपका हाइट, आप एलिजिबल नहीं होंगे फिजिकल के लिए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फीमेल महिलाओं के लिए, चाहे वो ST हो, जनरल हो, OBC हो, कोई भी कास्ट हो, सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए आपका। इससे कम होगा महिलाओं का, चाहे वो कोई भी कास्ट के हों, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, इससे कम होगा तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आपका चेस्ट क्या होना चाहिए, आपका चेस्ट का मेजरमेंट कितना होना चाहिए। चेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल ST SC की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का चेस्ट जो होता है मिनिमम होना चाहिए 79.84, लगभग 80 सेंटीमीटर के आसपास या 79 के आसपास, ये रहा एक्यूरेट, 79.84 के आसपास आपका चेस्ट होना चाहिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वालों का। इसमें भी आपका फुलाने के बाद, ठीक है, इसमें भी आपका एक नॉर्मल चेस्ट लिया जाएगा पुरुषों का, ये पुरुष के बारे में बता रहा हूँ। पुरुषों का पहले नॉर्मल चेस्ट लिया जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा, उसके बाद उसमें फुलाना पड़ता है चेस्ट को, यानी आपको अंदर हवा खींच के सांस छाती को फुलाना होता है। तो उसमें भी आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है। जैसे आपका मिनिमम आपका 80 खोजा जा रहा था, अगर आपका 80 एक्यूरेट 80 पूर रहा है तो आपको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर 85 फूलना चाहिए। आप 83 फुलाएंगे, 84 फुलाएंगे तो आपको चेस्ट में छाड़ दिया जाएगा, फिजिकल आपका क्लियर नहीं होगा। तो फुलाने के बाद भी आपको 5 सेंटीमीटर का अनिवार्य है
मिनिमम अगर 80 है तो आप 5 उसमें ऐड कीजिएगा तो 85। अगर आपका नॉर्मल चेस्ट ST/SC वालों का 81, अगर मैं ST/SC से फॉर एग्जांपल, तो अगर मेरा नॉर्मल चेस्ट है 82, तो 82 से और 5 मुझे फुलाने के बाद 5 होना चाहिए, 82 और 5 87, तो 87 मेरा चेस्ट पूरना चाहिए फुलाने के बाद भी। तो ये भी देखा जाएगा, इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो चेस्ट फुलाने का भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या है, जनरल एंड OBC और अदर कास्ट जो है ये पुरुषों का 81 सेंटीमीटर, ठीक है, 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। अब फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, जैसे जनरल या OBC वाले, OBC में BC या 1 BC2 सब आते हैं, तो जनरल या OBC वाले चेस्ट जिनका मिनिमम 81 सेंटीमीटर है तो उनको फुलाना बोला जाएगा। पहले 81 सेंटीमीटर नापा जाएगा, फिर जब फुलाना बोला जाएगा तो 5 का अंतर होना चाहिए, यानी 81 आपका है तो 86 फुलाने के बाद अनिवार्य है। अगर आपका 82-83 है तो उसके बाद 5 ऐड करके उतना आपको फुलाना अनिवार्य है। यहाँ क्योंकि ये नोटिफिकेशन में अपने से नहीं बोल रहा, हर डिटेल ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, वहाँ से मैंने पूरा पढ़ा है अच्छे से, तब मैंने बता रहा हूँ। यानी 5 सेंटीमीटर अंतर अनिवार्य होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया जो चेस्ट का वो पूरा करने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का अनिवार्य होना चाहिए। महिलाओं का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ध्यान में रखना है, महिलाओं का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। उसके बाद रनिंग, और सबसे पहले फिजिकल में रनिंग ही होता है, ठीक है। उसके बाद रनिंग में 1.6 किलोमीटर यानी 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड, ये पुरुषों के लिए, यानी 1600 मीटर दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकेंड यानी 6.5 मिनट में कवर करना है। लड़कों को 1600 मीटर, इससे कम करेंगे आप 6 मिनट, इससे कम करेंगे तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा आप टाइम लेंगे। 6 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया गया है, 6 मिनट 40 सेकेंड 50 सेकेंड लेंगे तो आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको वहाँ से छाट दिया जाएगा। तो आपका जो मैक्सिमम टाइम दिया गया है पुरुषों को, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो मायने नहीं रखता है, चाहे ST हो SC हो, हर कैटेगरी वाले पुरुष को रनिंग में मैक्सिमम मिनिमम टाइम 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर ही 1600 मीटर कवर कर लेना है। 6 मिनट 35 सेकेंड 40 सेकेंड लेंगे तो आप पुरुषों को छाड़ दिया जाएगा, आपका क्लियर नहीं होगा। महिलाओं में क्या है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर या 1 किलोमीटर 6 मिनट में कवर कर लेना है। तो मिनिमम टाइम महिलाओं के लिए, ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए, ये ना तो ST SC या BC के लिए नहीं है कैटेगरी वाइज फिजिकल, सिर्फ हाइट में आपको कंसेशन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर रनिंग में सबके लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए था 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर या 1000 मीटर आपको 6 मिनट में कवर कर लेना है। इससे ज़्यादा टाइम लेंगी, 6 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड 15 सेकेंड आपका नहीं हो पाएगा। तो लड़कियों को फिजिकल पे भी ध्यान देना है। उसके बाद है हाई जंप। हाई जंप आपका 4 फीट, मेल का 4 फीट आपको कूदना है। हाई जंप जो होता है, ऊंचा जो रस्सी कूद के फांगा जाता है, वो 4 फीट आपका होना चाहिए। इससे कम कूदिएगा आपका नहीं हो पाएगा। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 3 फीट आपका मिनिमम आपको कूदना होगा। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप आपको पुरुषों के लिए 18 फीट आपको कूदना है और महिलाओं के लिए 9 फीट। जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे, फिजिकल का आप तैयारी करेंगे, तो ये सब ध्यान मेजरमेंट करके कूदना है कि मैं पता चल रहा है आपको पता ही नहीं है कितना कूदना है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जाके आप वहाँ पे छट जाएँ। तो आपको प्रैक्टिस करना है मेजर करके। लॉन्ग जंप 18 फीट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक देखते हैं, गोला फेंक में क्या है, 16 पाउंड, केजी में नहीं है पाउंड में है, 16 पाउंड 16 फीट फेंकना है पुरुषों के लिए, इससे कम नहीं, मिनिमम है 16 फीट आपको फेंकना ही है। लड़कों को 16 पाउंड का एक गोला होता है, उसको हाथ से फेंकना होता है। तो ये सभी प्रैक्टिस करना, 16 फीट आपको फेंकना है मिनिमम। और लड़कियों के लिए है 12 पाउंड का गोला होता है, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा कि 12 पाउंड केजी के हिसाब से कितना होता है, गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा। 12 पाउंड का गोला होगा, लड़कियों को 10 फीट फेंकना होगा। उसके बाद है लास्ट में, सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 केजी होना चाहिए, यानी सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी। तो जितनी भी महिलाएं हैं बिहार दरोगा का सपना देख रही हैं, तैयारी कर रही हैं, तो अपना वेट पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। मेरे बाबू ने खाना खाया छोड़ के आपको अपने खाने पे ध्यान देना है। जितने भी लड़कियां जिनका भी वजन 48 से कम है, वो लड़कियां मेहनत करें अपने वजन पे भी। उसके बाद है सिर्फ हाई जंप, लॉन्ग जंप एवं गोला फेंक के लिए ही 3 चांस मिलेगा आपको, ठीक है। अगर एक बार में आप 4 फीट नहीं पुरुष कूद पाए या 3 फीट महिला नहीं कूद पाई, लॉन्ग जंप अगर 18 फीट नहीं एक बार में कूद पाए, तो 3 चांस आपको दिया जाएगा। रनिंग 1 चांस ही मिलेगा आपको। 6.5 मिनट और 6 मिनट जो है पुरुष या महिलाओं के लिए एक टाइम में ही आपको क्वालिफाई कर लेना है। ऐसा नहीं है कि दौड़ पहला बार में हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे फिर दूसरा बार हमको चांस दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। रनिंग एक बार ही चांस दिया जाएगा, एक बार में क्लियर कर लेना आपको मिनिमम टाइम में। और जितना भी डिस्टेंस है, लड़कों के लिए 1600 मीटर और लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर।
तो एक बार ही चांस दिया जाएगा रनिंग में। लेकिन हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक के लिए 3 चांस के अंदर आपको ये जो मिनिमम आपका दिया गया है इसको कवर कर लेना है। आपको 3 चांस इस तीनों में दिया जाएगा, इसके अलावा रनिंग में नहीं दिया जाएगा। तो ये था फुल डिटेल। कटअप भी आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, कटअप क्या है, कैसे तैयारी करना है, उसका एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। प्रीवियस ईयर का क्या कटअप गया था, इस बार क्या कटअप जाने की संभावना है, क्योंकि फॉर्म इस बार 18 से 20 लाख फॉर्म गिरने वाला है दोस्तों। तो आपका कंपटीशन भी हार्ड होने वाला है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि क्या कटअप गया था पिछले साल का, 2-3 साल का, क्या कटअप जा सकता है। हर डिटेल सिलेबस पे मैं क्लियर एक वीडियो लाऊंगा, क्या सिलेबस, कैसे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पहले साल पूछे गए थे। तो इसका एक डिटेल वीडियो सेपरेट वीडियो में लाने वाला हूँ। यहाँ तक मैंने आपको बताया एक मोटा मोटी किस के पैटर्न पे एग्जाम होता है, क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, कितने कैटेगरी पे क्या वैकेंसी है और क्या एज लिमिट है और क्या क्वालिफिकेशन है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने बताया आपको कि मैंने ऑलरेडी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पहले डाला हुआ है, तो वो जाके मेरे वीडियो पे चेक करके वो वीडियो आप देख लें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज से वैकेंसी आ गया है और आज से मैं डेली दरोगा का प्रैक्टिस सेट डालूंगा और अदर एग्जाम का BSSC का भी जो साथ में तैयारी कर रहे हैं उसका भी डेली प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में डेली अपलोड करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। और ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम से संबंधित पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए। और प्लीज़ चैनल को शेयर भी करो दोस्तों को और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।